जय हिंद एवरीवन। ये जय हिंद एवरीवन अंग्रेज टाइप से लगता है। एवरीवन, हम तो अंग्रेजी है नहीं भाई, हम तो इंडियन है, यानी कि भारतीय नारी। तो क्यों ना एक बार भारतीय नारी की तरह जय हिंद मित्रों, ये अच्छा हुआ ना। तो खैर, मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके साथ आने वाली हूँ, मतलब आ रही हूँ। बहुत दिन और लंबे समय से गैप था, 11th और 12th का एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए हमने गैप रखा था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। पिछले हमने बहुत सारे क्लासेस कर लिए हैं, ज़्यादा नहीं 6। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। तो अगर नहीं देखे तो आप सब जा करके और पिछले वीडियो में जा करके देख लीजिए। ठीक है, खैर हम लोग थोड़ा बहुत हम आप सब से क्वेश्चन भी करेंगे, तो उसका आंसर भी देना है बीच बीच में। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग आगे पहुंचते हैं। हम आप सबको बता दिए थे ना कि हिस्ट्री के जनक कौन है, सब लोग जानते हैं, तो ये पूछने वाली तो बात है ही नहीं। अच्छा, मेरे को एक बात कहनी थी आप सबसे, तो कह दूं। देखिए, एक बात ना आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिश आखिरी सांस तक करते रहो। कोशिश आखिरी सांस तक करते रहो, क्योंकि वक्त से पहले किसी को मौत नहीं आने वाली। इसलिए आप देखिएगा, कुत्ते को देखिएगा, पूरा पिल्लू लगा हुआ रहता है ना, कीड़ा लगा हुआ रहता है, फिर भी वो घिसिया घिसिया करके चलता है और उस खाने तक जा करके वह पहुंचता है जहां वो खाना मिले, ढूंढता है वो अपना खाना। उस कुत्ते से हम लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को एकदम जब तक जान है ना तब तक कोशिश करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो। ठीक है, तो खैर ऐसी नौबत तो हम में से किसी को होगी नहीं, और स्टूडेंट लाइफ में तो किसी को नहीं, लेकिन हकीकत में आप जा करके किसी को लाइफ को देखिएगा ना, किसी गर्ल्स या बॉय, बहुत तकलीफ में रहते हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह हम लोगों को भी नहीं छोड़ना है। और अब हम लोग करते हैं पढ़ाई, है ना। तो हिस्ट्री के जनक कौन थे? हेरोडोटस, सब जानते हैं। अच्छा, हिस्ट्री को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, सारे लोग जानते हैं। वह 3 कालखंड कौन कौन सा है? तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक सब जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक ये भी पता होगा, ऐतिहासिक यह भी पता होगा। तो हम लोगों ने कंप्लीटली रूप से अभी कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं? तो प्राग ऐतिहासिक भी कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और ये आद्य ऐतिहासिक भी हम लोगों का कंप्लीट हो ही चुका है। बचा था हमारा ऐतिहासिक, है ना। देखिए, आद्य ऐतिहासिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता, जो कि कंप्लीट हो चुका है ना। सभ्यता वाली जितनी थी, छोटी बड़ी नई पुरानी प्राचीन आधुनिक, सब चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एक एक करके कंप्लीट किया है हम सब ने मिल करके, है ना। तो अब अगला देखिए, प्राग ऐतिहासिक में क्या हम लोग पढ़े थे? तो पाषाण काल, यह भी पढ़ चुके थे, पूरे कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। इसे देखिए, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल भी बोलेंगे, और इसी काल में हम लोगों को तांबा मिला था, तो इसे ताम्र काल भी बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक को सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु या फिर हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन इसे एक चीज और से जाना जाएगा, सिंधु सभ्यता में ही कांस्य की खोज की गई थी, तो कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, ऐतिहासिक में आते आते सिंधु सभ्यता जैसे ही चौपट होगा। हम लोगों ने बीच बीच में देखा कितना सारा था, रोमन एम्पायर था, और रोमन एम्पायर था, फारस थी, पीली नदी की सभ्यता थी, सारा चीज़ कंप्लीट होते होते और उसके बाद इन कर जाते हैं हम लोग भारत में। और भारत में इन करने के साथ साथ वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को मिलता है वैदिक। ठीक है, वैदिक काल। आखिर यहाँ पे वैदिक काल क्यों बोला गया, हड़प्पा काल क्यों बोला गया, ये हम सबको पता है। हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि सब सिंधु नदी के किनारे था। पाषाण काल क्यों बोला गया? पाषाण के पत्थरों की खोज हुई थी। लेकिन इसे वैदिक काल क्यों बोला गया? भाई बात क्या है, काहे बोला गया इसे? ऐतिहासिक को वैदिक काल आखिर बोला क्यों गया, काहे इसको इस तरह बोला जाता है? तो मैं बताती हूँ आप सबको, क्योंकि इस वैदिक काल में इस समय वेदों की रचना हो रही थी, सारी वेदों की रचना इसी काल में हुआ था। ऐतिहासिक कालखंड में ही सारे वेदों की रचना हुई थी, इसलिए उस समय को, उस कालखंड को, या फिर जो उस समय वक्त चल रहा था, उसे हम लोग वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं हम लोग। इसी वैदिक काल में हम लोग देखेंगे पहली बार लोहे की खोज अतिरंजी खेरी में की गई थी। ठीक है, तो इसी वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि लोहे का खोज कर लिया गया था, इसलिए ऐतिहासिक को वैदिक काल तो कहेंगे ही, लेकिन लोह युगीन भी बोलेंगे।
लोहयुगीन सभ्यता भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक को ताम्रकाल और आद्य ऐतिहासिक को कांस्ययुगीन काल और ऐतिहासिक को लोहयुगीन, ठीक है। तो नहीं भूलिएगा ये सारा चीज। अब देखिए हम लोगों ने तो ये सारा चीज निपटा लिया है आराम से, इसको क्लियर कर लेते हैं। भाई उधर जा, आराम कर। और अब हम लोग इन करते हैं ऐतिहासिक काल, जिसे वैदिक काल भी बोला जाता है, लोहयुगीन सभ्यता भी बोली जाएगी। तो आते हैं भाई लोग हम लोग फटाफट ऐतिहासिक में। ये रहा हमारा ऐतिहासिक काल। देखिए ऐतिहासिक काल को बिल्कुल बेहतरीन से समझने के लिए हम लोगों को 3 मुख्य स्रोत जानने होंगे। मुख्य स्रोत ये किताबी भाषा छोड़ो, 3 गो चीज़ जानना होगा। जैसे मैं कहते हैं ना कि देखो मेरे को अगर खाना चाहिए तो उसके साथ मेरे को 3 चीज़ चाहिए। चावल तो है ही, वो छोड़ दो, वो एक्स्ट्रा में है, लेकिन उसके साथ मेरे को दाल भी चाहिए, उसके साथ फिर भाजी भी चाहिए, नहीं उसके साथ मेरे को चटनी भी चाहिए, मतलब हर चीज़ चाहिए, तब जा कर के स्वाद बनेगा, तब जा कर के मैं खाना खाऊंगी। ठीक उसी तरह ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को जानना पड़ेगा, ठीक है। और वह कौन कौन से है? तो देखिए पुरातात्विक और विदेशी यात्री और साहित्य। अब ये सब होता कौन चाहिए भाई? ये पुरातात्विक मतलब है, पुरातात्विक मतलब कुछ ना है। पुरातात्विक मतलब पुराना पुराना तत्व, तत्व मतलब कोनो वस्तु, कोनो चीज, कोनो सामान, जैसे में कि मनुष्य का हड्डी, मनुष्य का लिखा हुआ कोई चीज या फिर सिक्का, इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे? पुरातात्विक। पुरानी वस्तुओं को जो बहुत पुराना हो, प्राचीन काल का हो, एकदम पुराना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुरातात्विक। तो पुरातात्विक शब्द का मतलब क्या होता है यह सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा विदेशी यात्री। ये विदेशी यात्री क्या होता है? देखिए हमारे देश के नहीं बल्कि किसी और देश के लोग अगर हमारे यहाँ आए यात्रा करने के लिए, जिस किसी भी उद्देश्य से वो आए, लेकिन वो यात्रा करने के लिए आया, तो उसी को हम बोलेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे विदेशी यात्री, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा साहित्य के बारे में जानते हैं कि आखिर साहित्य क्या है। तो साहित्य मतलब किताब, कॉपी, पेन। और ये किताब और कॉपी पेन सुन करके कई स्टूडेंट्स को एनर्जी आता है। एनर्जी मतलब खुजली होती है कि उफ, किताब और कॉपी, कॉपी किताब, बाप बाप। हकीकत में बताए तो एक इंसान की ज़िंदगी एक कागज़ और उस कागज़ पे लिखे हुए कुछ शब्द किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। तो खैर साहित्य मतलब किताब, ग्रंथ, मोटा मोटा किताब, ठीक है। तो ये पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्य कंप्लीट हुआ। इन शब्दों का मतलब पता चला। देखिए आप सबको लगता होगा ना कि क्या हम लोग इतने बच्चे हैं, क्या हम लोग इतना नादान हैं, इतना ना समझ है जो पुरातात्विक ना समझेंगे, विदेशी ना समझेंगे, साहित्य नहीं समझेंगे। देखिए एक बात बताऊँ, मैं जब थी आप सबकी जैसी 11th में 10th में, तो रियली में मेरे को इन शब्दों का मतलब नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। कोनी कोनी बात टीचर आते थे सुना के चले जाते थे, मेरे को तो धंसता ही नहीं था। आश्चर्य की बात है कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं थे, पूछती मैं किससे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो कि ना ही तो उसका कोई सपोर्ट करने वाला हो, ना ही कोई दोस्त हो, टीचर भी आए समझा कि यूँ चले जाए, तो फिर वो पढ़ेगा कैसे। इसलिए इतना डीप और हर शब्दों का मतलब मैं बताते चलती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का पुरातात्विक शब्द, विदेशी यात्री शब्द और साहित्य शब्द। देखिए पुरातात्विक में हम लोगों को सिक्का और अभिलेख देखना होगा। क्या क्या देखना होगा हम लोगों को? सिक्का और अभिलेख। सिक्का भी पढ़ना होगा और अभिलेख भी पढ़ना होगा। सिक्का तो सब जानता भाई, बचवा में हम लोगों को चरनिया मिलता था, वो अठनिया चरनिया नहीं बोलते, चवन्नी, वो मिला करता था। और अभिलेख भी मतलब, तो साहित्य मतलब किताब। तो देख लेते हैं पुरातात्विक, सिक्का, अभिलेख। सिक्कों में हम लोगों को पहले पढ़ना होगा और फिर अभिलेखों में। देखिए सिक्का, अब ये सिक्का क्या भाई, कैसे मतलब कहाँ तक, कितना दूर तक देखा जाएगा सिक्का? तो जब से
ऐतिहासिक कालखंड 4 भागों में विभक्त है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, समकालीन। अब समकालीन छोड़ दो, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। अभी तीनों काल, तीनों समय में जो जो सिक्के चले उन सब के बारे में हमें जानना होगा। अभिलेख तो सब लोग जानते हैं अभिलेख का अर्थ क्या होता है, क्या नहीं होता। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेन और कॉपी से लिख रहे हैं ना। अब मानो कि अभी कुछ हो जाए तो ये सारा चीज़ तो रह जाएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने रखा है वो सारा चीज़। अब यही चीज़ जब 10,000 साल बाद खुदाई की जाएगी, जब ये चीज़ मिलेंगी तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, अभिलेख। बट इसमें क्या मिलेगा, तो भैया हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक उसी तरह राजा महाराजा का बहुत बड़ा बड़ा चीज़ सब लिखा जाता था, बस उसी को अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, ये भी। और देखिए इस तरह भी। और फिर देखिए अभिलेख जो एक और पत्थर पे जो खुरेद करके लिखवा दिया जाए, या फिर किसी के क्या, सबके घर के बाहर में लिखा हुआ रहता है ना, कौन सा हाउस है, घर है, यह लिखा हुआ रहता है। या फिर कोचिंग सेंटर में जाए या कहीं पे जाए, सामने में लिखा हुआ रहता है, खुरेदवा करके, है ना, लिखा हुआ रहता है। हाँ, ये रहता है। ठीक उसी तरह देखिए एक व्यक्ति का मिलेगा जो जिसे गुफा, हाथी गुफा अभिलेख बोलते हैं। क्या, हाथी अभिलेख मतलब लिखा हुआ चीज, किसी भी कठोर वस्तु पर खुरेद दिया जाए उसी को हम लोग अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग के राजा खारबेल ने बनाया था। तो खैर ये हम लोगों को अभिलेख में देखना होगा। अभी हम लोग फिलहाल देख लेते हैं सिक्का। ठीक है, सिक्का। लेकिन सिक्का को देखने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ साहित्य के बारे में। ठीक है, अब ये साहित्य देखिए, साहित्य भी दो प्रकार के, यानी किताब भी दो प्रकार के मिलेंगे, एक गैर धार्मिक और दूसरा धार्मिक। अब ये गैर धार्मिक मतलब क्या है, तो गैर धार्मिक कहने का अर्थ, गैर धार्मिक मतलब वो धर्म से रिलेटेड ना हो। जैसे में कि चाणक्य का बुक, उन्होंने पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र, कालिदास का बुक है, देवी चंद्रगुप्तम बुक है। तो ये सब जो धर्म से अलग हो, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, गैर धार्मिक ग्रंथ। बट उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो, ये नहीं कि हमारा वो क्या बोलते हैं, हमारी कॉपी की नोट्स, तो उसे भी हम लोग बोलेंगे गैर धार्मिक बुक। अरे ना भाई ना, वो नोट्स है, ऐसा बुक जिसे भी सुने मान्यता दी हो, भारत दुनिया ने मान्यता दी हो। ठीक है, खैर अब धार्मिक मतलब सब लोग जानते हैं, हिंदू धर्म का जो किताब वेद वगैरह है वो सब, जैन धर्म की जितनी भी किताबें हैं वो सब, बौद्ध धर्म की किताबें हैं वो सब। देखिए यहाँ पे आप सबको घबराना नहीं है, यह चीज़ नहीं भी बताते, नहीं भी जानते तो भी चलता। क्यों, क्योंकि जब लोग हम सब लोग जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उस वक्त तो हिंदू ग्रंथ जितने भी हैं वो सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे, हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ है वो सारा चीज़ देख लेंगे। जैन धर्म जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है भाई, सिक्कों की बात की जाए तो सिक्कों के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। जैसे साम्राज्य आएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य, शेरशाह सूरी का साम्राज्य, बाबर का साम्राज्य, अकबर का यानी मुगल वंश, ये सब चीज़ें, गुलाम वंश, ये सारा जब आएगा तो उस वक्त हम लोग देख लेंगे, जान लेंगे। बट ऐतिहासिक काल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर है क्यों, देख लेंगे तब ना भाई। सामने वाला गर्ल्स हो या बॉय हो, उसको देखने के लिए हजारों की संख्या में क्यों जा रहे हैं, जान तो ले। ये कि नहीं हाँ फलानवा जा रहा, चलो दौड़ल दौड़ल हम जाते भाई, उस जगह पर लगता है दूगो जलेबी मिल रहा है, चलो चलो दौड़ल दौड़ल। भाई जान लो कि क्यों जाया जा रहा है, वो लड़की है या लड़का है, वो उनको देखने के लिए लोग क्यों जा रहे हैं, क्या उससे विवाह करेंगे, या फिर उसका विवाह हो रहा है, या फिर वो एक कलेक्टर है, एक IAS के रूप में आए हैं, कुछ तो जान लेंगे तब ना हम भी एक्साइटेड होकर के भागेंगे। वरना भीड़ में हम भी दौड़े जा रहे, पता ही नहीं चल रहा क्यों दौड़े जा रहे, क्यों दौड़े जा रहे हैं। पता चला कि वहां गए तो पता चला ओ वो चोर था, तो ये तो सारी गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह ऐतिहासिक काल को आखिर पढ़े क्यों जा रहे हैं हम, क्यों पढ़ना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आखिर मिलने वाला है। कहते ना पिक्चर देखने से पहले थोड़ा सा ट्रेलर देख लो तो एक्साइटेड और बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये सारा चीज़ जानना होगा, तभी रुचि आएंगी, तभी समझ में आएगा ऐतिहासिक काल है क्या।
इसीलिए हम लोगों को सिक्का यानी पुरातात्विक में सिक्का और अभिलेख देखना होगा। विदेशी यात्री में कौन कौन आए ये देखना होगा। साहित्य में धर्म मतलब 2 प्रकार के किताबें होते हैं, गैर धार्मिक और धार्मिक। यह सब चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग इन करेंगे पूरे ऐतिहासिक में, और साम्राज्यवाही देखते चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए, और हाँ, दिमाग पर ज़्यादा जोर भी मत डालिएगा कि हाँ भाई याद नहीं हो रहा, क्या करें, नहीं, समझ जाओ, बहुत है, याद वो हो जाएगा, मैं करा दूंगी। ठीक है, तो खैर आ जाते हैं हम लोग जैन, बौद्ध और ये धार्मिक गैर धार्मिक साहित्य से रिलेटेड किस टाइप से हुआ, किस टाइप से नहीं हुआ। इसमें तो मैं आशा करती हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट होगा तो आप सब हमें कमेंट में बता दीजिएगा। जो मेरे व्हाट्सएप से हमसे डायरेक्टली जुड़े हैं वो व्हाट्सएप में बता देंगे। ठीक है, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो चलते हैं। हम लोगों ने तो यह कंप्लीट कर लिया है, ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमें किस तरह से पढ़ना होगा ये सारा चीज़। देखिए, विदेशी यात्री में भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, विदेशी यात्री में मेगास्थनीज जो हमारे भारत के नहीं थे। मेगास्थनीज कौन थे? तो सिकंदर, जब सिकंदर आक्रमण कर रहे थे तो आप सबको पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य थे उस वक्त, नहीं, जब सिकंदर आक्रमण कर रहे थे तब धनानंद थे। अब सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और उस सेल्यूकस निकेटर फिर वापस से आक्रमण करने के लिए आए, तब भारत में मिला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखा तो पूरा चौंक गया, अरे बाप रे बाप, ये तो ही है, पूरा मार रहा, काट रहा, भाग भैया भाग। चंद्रगुप्त ने बोला कि ओए आप जा कहाँ रहे हो, बेटिया से विवाह करना है आपके, बेटिया दे के जाओ। तो उनसे विवाह कर लिया। ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं आगे वाले हिस्ट्री में। ठीक है, तो अब वो जब अपने बेटी को विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो वो भी संतुष्ट नहीं था। सोचा भाई जिस लड़के के साथ या फिर जिस शासक के साथ हमने तलवार किया है, काटा है, मारा है, उसको अपनी बेटी कैसे सौंप दूँ। तो इसीलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपने साथ मेगास्थनीज को छोड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से विदेशी यात्री कैसे इन किए भारत में, और कौन कौन आए, कैसे इन किए, ये तो साम्राज्य में हम लोग देख लेंगे, बट कौन कौन आए ये सारा चीज़ हम लोगों को जानना पड़ेगा। इब्न बतूता आए थे, हेनसोंग आए थे, अब्दुल रज्जाक आए थे, ये सब हमारे भारत के नहीं है, ये सब बाहरी विदेशी लोग हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ऐतिहासिक काल को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा पुरातात्विक। अब पुरातात्विक में सिक्का और अभिलेख, तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं सिक्का। तो चले सिक्का की ओर, बहुत इंजॉय आने वाला है। तो आ जाते हैं भाई सिक्का की तरफ। तो ऐतिहासिक काल देखिए मिल गया। ऐतिहासिक काल में हम लोगों को पूरा ये क्या बोलते हैं, हाँ, पुरातात्विक, भाई हाँ, पुरातात्विक तो पढ़ना ही है, तो हम लोग पुरातात्विक भी लिख डाले हैं हम। पुरातात्विक में सबसे पहले क्या देखना है? सिक्का। उसके बाद क्या देखना है? अभिलेख। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिक्का। चलिए, सिक्का में आ गया है, तो अब चलते हैं सिक्का की ओर। भाई खूब खेलेंगे सिक्का सिक्का, है ना। तो चलते हैं सिक्का की तरफ। आप लोग को देख कर डरिएगा नहीं कि इतना सारा सिक्का भाई कैसे याद करेंगे, कैसे याद कर नहीं होगा, ये वो कुछ नहीं, बस समझ जाओ। ठीक, आते हैं हम लोग। तो देखिए, सिक्का में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टेराकोटा सिक्का। आप सबको पता होगा टेराकोटा सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ और कौन, कहाँ, ये किन लोगों ने किया था चालू। तो सिंधु। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु, और सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोगों ने टेराकोटा सिक्का जारी किए थे। चलिए क्लियर। अब दूसरा में देख लेते हैं आहत पंचमर्ग। क्या? आहत पंचमर्ग। अब ये आहत पंचमर्ग क्या होता है? 5 धातुओं से मिलकर के बना हुआ था। इसको आहत भी बोलेंगे, पंचमर्ग भी बोलेंगे और पर्ण भी बोलेंगे। चिंता ना करें, इनका भी हम लोग फोटो देखने वाले हैं। ठीक है, देख लेंगे कैसा है नहीं है, पहले यहाँ पे निपटा लेते हैं, है ना। तो आहत पंचमर्ग या फिर इसे पर्ण भी बोला जाएगा। यह इनको किन लोगों ने लागू किया था? तो मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो चलेगा ना साम्राज्य, मौर्य वंश, उसमें चालू किया गया था। तो देख लेंगे भाई किस शासक ने चालू किया था, किसने नहीं किया था। अभी बस समझ लो कि मौर्य वंश में चालू हुआ था। आहत बोलो, पंचमर्ग बोलो या फिर पर्ण बोलो। चलिए अब अगला तरफ चलते हैं। तो तीसरा में हमारा क्या? शीशा। अच्छा, शीशा का भी कोनो सिक्का होता है भाई, उसको तो बड़ा संभाल के रखा जाता होगा। हमनी से तो वो क्या बोलते हैं, कफ ना संभाल के रखा जाता भाई, किचन में तो फूटते रहता है। ये सिक्का कैसे संभाल के रखा होगा? जबकि कफ को कभी कभी पियो फिर रख दो, है ना, सुबह शाम की जरूरत पड़ती है। और ये सिक्का, ओ माय गॉड, किसी का अगर जेब फटा हुआ हो तो वो तो बेचारा कंगाल ही हो जाएगा। ओ माय गॉड,
गरीब लोग तो एकदम पूरा संभाल के रखता होगा जिगर के टुकड़ा की तरह सीसा के सिक्का को। तो सीसा का सिक्का किसने चालू किया? सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। ये सातवाहन वंश है क्या, क्या नहीं है, चिंता ना करो, बस अभी समझ लो। ठीक है, बस अभी समझ लीजिए। तो ये सीसा का सिक्का किन लोगों ने चालू किया था? तो सातवाहन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोना का सिक्का। सोना का सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो यूनानी लोग, यूनान से लोग आए थे, उन्होंने चालू किया था। ठीक है, तो भैया ये भी देख लिए। अब थोड़ा और आगे, तो शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया था? शुद्ध सोना का सिक्का, तो शुद्ध सोना का सिक्का जारी करने वाले कौन थे? कुषाण वंश। कुषाण वंश के राजा लोग ने जारी किया था। ठीक है, कुषाण वंश के राजा लोग। तो कुषाण वंश के राजा लोगों ने शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। अशुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया? गुप्त। किसने? गुप्त। अब सर्वाधिक सोना किसने जारी किया? तो वो भी गुप्त वंश। ठीक है, सर्वाधिक सोना किसने जारी किया था? तो वो भी गुप्त वंश। देखिएगा अभी बहुत चीज मिलेगा गुप्त वंश से रिलेटेड। अब आपको दिमाग में आता होगा शुद्ध अशुद्ध मतलब, देखिए शुद्ध मतलब प्योर सोना का सिक्का, अशुद्ध मतलब उसमें कुछ कुछ धातु मिला दिया गया है। सर्वाधिक सोना मतलब खूब सोना, सोना घटने लगा और पहले तो शुद्ध सोना जारी किया गया। अब शुद्ध सोना जारी करने के वजह से आदमी को इतना ना तकलीफ हो गया, सोने में खत्म हो गया, तो उसमें अशुद्धता लानी पड़ी, है ना? हाँ, लानी पड़ी। उसके बाद अशुद्धता लाया गया तो सिक्कों की कोई कमी ही नहीं पड़ी, एकदम खूब मना छाप दिया, खूब मना छाप दिया। कौन? गुप्त वंश के ही राजा ने। ठीक है, इसलिए सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी करने वाले गुप्त वंश। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, ये ना सेमेस्टर 3 या फिर 2 या फिर 1 ग्रेजुएशन जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, एट मीन्स कोई भी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, फिर कॉलेज का हो या फिर कोई कंपटीशन का हो, फुल फ़ायदा होगा। तो आप सब बेफिक्र इसे याद करने का प्रयास करें। मैंने लिखा है सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम उसमें आया था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये सेमेस्टर 2 और 3 ग्रेजुएशन बहुत छोटी सी चीज़ है, यूपीएससी जैसे बड़ा बड़ा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो आते हैं फटाक से हम लोग 8 में। आखिर 8 नंबर में कौन सा है? तो राजा रानी का सिक्का। राजा रानी का सिक्का किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए आप, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, इस शब्द से कोई ना घबराए। मैं घबराई थी भाई, हमको पता ही नहीं चलता था चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त दूगो। ना ना, मानो आपकी दोस्त या फिर मेरी ही दोस्त, नाम क्या है? पूजा। अब वह पूजा पूरा बड़ी हो गई, उसके बाल बच्चे आ गए, अब उसकी पोती आ गई, अब वो पूजा चली गई कहाँ? प्यारे हो गई। अब उसके प्यारे होने के बाद उसके जो बेटी थी, नातनी थी, अब नातनी की फिर बेटी हुई, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा पूजा। तो अब क्या रखा जाएगा? पूजा द्वितीय। तो इन शब्दों में तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। मैं फिर से कहूँगी, आप सबको लगता होगा इतनी डीप, इतना वक्त ज़ाया क्यों? मैं उन बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, बच्चे नहीं दोस्तों को मैं बताना चाहती हूँ जिसको लगता है कि पढ़ाई बहुत टफ है। नहीं है टफ, बहुत इजी है। दुनिया के हर काम से अगर कोई चीज़ इजी है ना, तो वो है पढ़ाई, एजुकेशन। विश्वास नहीं होता ना, तो आप उन बच्चों से जा करके पूछिएगा जो दिन भर कड़कड़ाते, आ रहा है ना गर्मी का मौसम, करकरा जैसा धूप में रह करके मजदूरी करते हैं खेत में जा करके, उनसे जा करके पूछिएगा, तर तर पसीना गिरत रहता है, फिर भी वो काम करते हैं। बताएं क्यों? पैसा होगा। पैसा क्यों? खाने के लिए नहीं रे भैया, सूखी रोटी तोड़ लेंगे नमक के साथ, चलेगा। कॉपी चाहिए, कॉपी पेन पढ़ने के लिए। और ये सिर्फ बॉय नहीं, गर्ल्स भी। सुबह हम लोग उठते हैं ना 3 बजे सुबह, 4 बजे सुबह मॉर्निंग में उठ करके पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। कभी उन बच्चों से जा करके मिलिए जो सुबह 3 बजे उठ करके गर्ल्स खाना बनाती है। क्यों? मेरे को सुबह उठ करके 5 बजे, 5:30 बजे, जो सूरज भी नहीं निकला हुआ रहता, उस वक्त से जा करके हमें गेहूं काटना है दिन भर। क्यों? ताकि पैसा आएगा, मैं कॉपी और पेन और ट्यूशन फीस जमा कर पाऊंगी। आप कभी इन बच्चों से जा करके मिले।
आप सबको लगता होगा ना ये होता कहाँ है, ये गांव में होता, आप जाकर के देखें। खाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत है, स्मार्टफोन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हम लोग करते क्या है, कंबल ओढ़ के दुबक के चैट करते रहते हैं। खाना खाई नहीं खाई, तबीयत कैसा है, कोई काम के नहीं आने वाले। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किराए के घर को चाहे जितना सजा लो वो आपका नहीं होने वाला। आप गर्ल्स सुन रहे हो या बॉय, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खैर चलते हैं थोड़ा और आगे। तो अब देखते हैं राज रानी का सिक्का किसने जारी किया था। तो राज रानी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था, ठीक है। और उसके बाद चांदी का सिक्का पहली बार किसने चालू किया था, तो वह भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। अब थोड़ा और आगे निकलते हैं। अब देखते हैं मयूर शैली का, मयूर मतलब मोर छापा हुआ रहता था, तो ये मयूर शैली का सिक्का किसने चालू किया था, तो समुद्रगुप्त, राजा का नाम है समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के, ठीक है। अब थोड़ा सुनार आगे पहुंचते हैं। कौड़ी, ये कौड़ी क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कौड़ी का सिक्का किसने चालू किया था, तो गुप्त वंश के ही एक राजा थे, उन्होंने चालू किया था। चमड़ा का सिक्का किसने जारी किया, तो बताए थे हम, नहीं बताए तो नहीं थे, पढ़े थे हम, इसीलिए ध्यान आ रहा है। हुमायूं को जब पीटा जा रहा था, कौन, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में खूब पीटा। 1539 चौसा का युद्ध, खूब पीटा, डुबा डुबा के मारा। वो अंध कपाड़ी दौड़ के चला गया, सोचा गड्ढा है, चौक जाता हूँ, छुप जाऊंगा, बट वो गड्ढा नहीं था, वो नदी था, और वह बह करके चला गया। तब एक मछुआरे ने, जिस मछुआरे का नाम क्या था, शिहाब उद्दीन, ठीक है, शिहाब उद्दीन जाल फेंका, सोचा मछली फंसेगा, लेकिन देखा तो बोला अरे बाप, मछरा फंसा रही, मछरा मछरा, टीन 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 के जब बाहर लाया तो बोला अरे ये तो बड़का भारी मछरा है, ये तो हुमायूं है, बाबरा का बेटा, ओ माय गॉड। निकाला उसको, देखा तू यहाँ, बोला हमको शेर शाह सूरी दौड़ा दौड़ा के मारा। तब शिहाबुद्दीन ने उसे जल्द से जल्द उसे खाना पीना खिलवाया, घोड़ा दिया, और कहा भाग यहाँ से, भाग भाग, वरना शेर शाह सूरी तुमको ख़त्म कर देगा, भाग भाग किया। लेकिन जब हुमायूं वापस आया, तब शिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए राजा बनाए थे, ठीक है। कौन, हुमायूं ने शिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए राजा बनाए थे, और इसीलिए शिहाबुद्दीन ने सोचा एक दिन में हम का करतो जो इतिहास में हमारा नाम लिखा जाए, तो का करे। तब उन्होंने कहा सिक्का जारी करेंगे तो नाम तो आ जाएगा, बट सिक्का तो इतने राजा महाराजाओं ने जारी किया है, हमारा नाम कैसे आएगा भाई। उन लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उसके सिक्के के बारे में भी चर्चा की जाती, हमारा नाम कैसे आएगा, का करे। तब इसके दिमाग में सूझा, अच्छा चमड़ा का सिक्का भला कोई नहीं जारी करता, हम कर देते हैं चमड़ा का सिक्का जारी। और एक दिन के अंदर पूरा छपवा दिया और जारी कर दिया चमड़ा का सिक्का। किसने, शिहाबुद्दीन। इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, चमड़ा का सिक्का मुगल वंश में जारी किया गया था, किस शासक के द्वारा, महाराजा के द्वारा, शिहाबुद्दीन एक दिन का राजा बना था। अच्छा मैं आप सबको बता दूं, तनिक रुके, मैं आप सबको बता दूं यहाँ पर, ये देखिए, तनिक रुके, आप सब यहाँ पे गौर कर सकते हो, शुद्ध सोना तो कुषाण किया था, और यह कुषाण आया कहाँ से था, तो यह भी बाहरी से आया था, बाहर का था, विदेशी था, ठीक है। और यही कुषाण है जिन्होंने संवत का कैलेंडर जारी किया, और वर्तमान में इसी का कैलेंडर हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। कुषाण वंश कुषाण लोगों ने ही जारी किया था संवत का कैलेंडर, वो अभी तक चल रहा है। वाह वाह भारतीय लोग, हम अपना छोड़ो विदेशी का कैलेंडर अपना रहे हैं, अच्छी बात है, कर ही क्या सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे पहुंचते हैं। आप सब यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा, अशुद्ध सोना का सिक्का देखिए, और कौड़ी का सिक्का देखिए, सारे लोगों ने गुप्त 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 गुप्त
अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त वंश, सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त वंश, राजा रानी का सिक्का गुप्त वंश, चांदी का सिक्का गुप्त वंश, मयूर शैली का सिक्का गुप्त वंश, कौड़ी का सिक्का गुप्त वंश। इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल एक स्वर्ण काल है। भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाएगा? मुगल वंश या फिर मुगल कालीन, मौर्य कालीन या गुप्त काल। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पे देख करके हम लोगों को पता चल रहा है कि गुप्त काल में बहुत किचाहिन होने वाला है, कादो कादो होने वाला है। सिक्का को देख के ही पता चल रहा है ना। तो खैर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। देख लेते हैं फटाक से। चमड़ा का सिक्का हुमायूं के मतलब उसके शासनकाल में, हाँ उसके शासनकाल में ही शिहाबुद्दीन एक दिन का राजा बना था और शिहाबुद्दीन ने चमड़ा का सिक्का जारी किया था। देखिए तांबा का सिक्का किसने जारी किया था? बहुत सारा है यहाँ पे। तांबा का सिक्का, चांदी का सिक्का और सोना का सिक्का यह शेर शाह सूरी ने जारी किया था। किसने? शेर शाह सूरी शासक जारी किए थे। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि शेर शाह सूरी जब शासन कर रहे थे तो पूछो मत, इतना ना सुधार किया कि आप उसके साम्राज्य में जब हम लोग जाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ही कोई शासक इस टाइप से आया होगा, शायद ही कोई आया होगा, सच में। इसके शेर शाह सूरी के शासन काल में कहा जाता कि एक महिला अपने सर पर सोना, भर घड़ा सोना लेकर के, भर डेगची सोना लेकर के अगर वो जंगल से गुजरे ना 2 बजे रात अकेले, तो उसे कोई छू नहीं सकता। इतनी टाइट थी कानून व्यवस्था। अगर कुछ हो गया तो तुरंत का तुरंत या तो फांसी दो या सर कलम करो या जो करना है सो तुरंत का तुरंत, एकदम तुरंत सुनवाई होगा। एकदम खड़े खड़े नाप देते थे। कौन? शेर शाह सूरी। मत पूछो, ऐसी थी न्याय व्यवस्था। तो शेर शाह सूरी ने ही तांबा का सिक्का जारी किया, चांदी का सिक्का जारी किया, सोना का सिक्का जारी किया। देखिए तांबे को सिक्के को क्या बोला गया था? दाम, चांदी के सिक्के को रुपया और सोना का सिक्के को असरफी। अब ये सब इतना काहे भाई, एक ही तो जारी करता ना, काहे इतना पढ़ना पड़ रहा है? तो देखिए जो गरीब थे उनके लिए तांबा, जो थोड़ा मीडियम में थे, जो ना गरीब थे ना अमीर, एकदम सही थे, उसके लिए रुपया, जो चांदी का सिक्का लेते थे। अब जो एकदम वीआईपी, एकदम पूरा एकदम बड़का बड़का आदमी, उनके लिए सोना, जिसको असरफी बोलते हैं। मत पूछो। और हम सबको पता होना चाहिए कि हम लोग जब भी जाते हैं ना तो सब्जी लेने या कोई भी चीज़ तो पूछते कितना दाम, दादाजी कितना दाम हो लो, कहते हैं ना। अभी भी दाम 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 बोलते हैं, जबकि दाम अब चलता नहीं है। दाम किसको बोला जाता था? तांबे को सिक्के का, तांबे के सिक्के को दाम बोला जाता था और यह बंद हो चुका है। फिर भी हम लोग बोलते हैं दाम। क्यों? ये हमारा खूने में बसला भाई। हाँ, रुपया, कितना रुपया होलो बोलते हैं, असरफी तो नहीं, अभी नहीं बोलते असरफी, बट रुपया बोलते हैं। तो खैर शेर शाह सूरी के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। सिक्कों का अध्ययन बहुत ही मस्त तरीके से हुआ। अब जरा सा इन सिक्कों का फोटोवा देख लेते हैं भाई, कैसन कैसन लगता है ये सारा चीज़, फोटो वगैरह हम लोग देख लेते हैं ना। तो ये रहा हमारा टेराकोटा का सिक्का। आप सब देख ही सकते हो, टेराकोटा का सिक्का जो सिंधु सभ्यता में प्रचलन थी। देखिए चकोर भी था, या गोलाकार तो नहीं था, शायद कोई मिल जाएगा गोलाकार, वरना ये चकोर था। ठीक है, कौन सा? तो टेराकोटा का सिक्का। आप सब फोटोवा देख लीजिए, है ना, दिख गया फोटो। अब चलते हैं अगला सिक्का को देखने की। दिख गया टेराकोटा का सिक्का। देखिए इसे भी हम लोग टेराकोटा ही बोलेंगे, जो मिट्टी से पका करके बनाया गया था, है ना। अब आते हैं फटाक से। देखिए ये रही मयूर शैली की, कौन शैली की? तो मयूर शैली की सिक्का, मयूर शैली की सिक्का जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चलाए थे। कौन? तो समुद्रगुप्त। चलिए क्लियर हुआ। अब थोड़ा और आगे निकलते हैं हम लोग फट से। ये देखिए यह था चांदी का बना हुआ। ठीक है, किस चीज का बना हुआ? तो चांदी का। देखिए कितना खूबसूरत है, वाह। आज के डेट में ऐसा मिले तो भैया कौन देता है इसको, बेच के कौन लेगा, दे करके कौन लेगा, हम तो इसे रख लूँ। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते कितनी खूबसूरत सिक्का बनाया गया है ना। आ जाते हैं। देखिए यह हमारा आता है चमड़ा का सिक्का। किस चीज का? चमड़ा का।
और चमड़े के सिक्के को जारी किसने किया था, आप सबको पता होगा। हुमायूं के काल यानी मुगल वंश के काल में हुमायूं के शासन काल था, बट एक दिन के लिए राजा बना था शिहाबुद्दीन, उन्होंने चमड़ा का सिक्का जारी किए थे। तो देख लिए चमड़े का सिक्का। अब थोड़ा और आगे निकलते हैं हम लोग फट से। ये देखिए राजा रानी का सिक्का, राजा रानी का सिक्का देखिए, राजवा ही है, देख रहा है रानी को, ये रही रानी। तो राजा रानी का सिक्का किसने जारी किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं फट से। ये रहा अत्यधिक सोना, ठीक है, अत्यधिक सोना, कितना सारा सोना, सोना नहीं सोने की सिक्का, अत्यधिक सोने की सिक्का किन्होंने जारी किया था, किसके शासन काल में सर्वाधिक सोना के सिक्के जारी हुए थे, तो गुप्त काल में, ठीक है। चलिए यह क्लियर हुआ। थोड़ा और आगे निकलते हैं। ये देखिए राजा रानी इस टाइप से भी था, एक और जैसे हम लोग का भारत और एक तरफ पैसा छापा रहता है ना, ठीक उसी तरह एक तरफ राजा और एक तरफ रानी, एक तरफ राजा और एक तरफ रानी। अभी हम लोग खेलते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं ना, भारत भारत या पैसा बोलते हैं ना, हेड या टेल, उस वक्त बोला जाता था राजा या रानी, तो कौन बोलता था रानी, कौन बोलता था राजा। ये खेल हम लोग बहुत खेले, पता नहीं आप सब भी खेले होंगे। देख लिए हम लोग राजा रानी का सिक्का। अब थोड़ा और आगे निकलते हैं। देखिए कौड़ी, ये कौड़ी शायद आप सब देखे ही होंगे। लगभग 1994 या 95 में जिसकी माता का विवाह हुआ होगा, वो देखिएगा एकदम पर्दा जो होता था ना, वो दुवरिया के पास पर्दा लगाने ला, वो इस कौड़ी में छेदा करके ऐसे, और छेदा करने के बाद रस्सी डाल करके अब पर्दा बना दिया जाता था। मुड़वा में केसवा सब नोच लेता था, पूछो मत। तो ये रही कौड़ी, आप सब देख लिए। और कौड़ी का सिक्का किसने जारी किया था, तो गुप्त काल में ही जारी किया गया था। अब निकलते थोड़ा और आगे, और देख लीजिए बढ़िया से कौड़ी को, और बढ़िया से देख लीजिए, कितना भयानक दिख रहा है भाई, अच्छा है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहते ना अभी भी माता पिता कि छोड़ के चल जाओ घर, कमबख्त गधा, घर छोड़ के चल जाओ, ये लड़कियां को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आप तुमको तो गधा, हम तुमको एक फूटल कौड़ी नहीं देंगे। कहते हैं ना फूटल कौड़ी नहीं देंगे, तो फूटल कौड़ी कहने का अर्थ, यह कौड़ी अगर फूट गया तो यह चलेगा नहीं, चलता नहीं था, चलेगा अब तो नहीं, अब तो चलता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त कौड़ी जब फूट जाती थी, जब गुप्त काल में चल रहा था, तो कौड़ी फूटी इसका मतलब नहीं चलेगा। इसलिए देखिए आज भी लोग कहते हैं कि हम तुमको फूटल कौड़ी भी नहीं देंगे, जहाँ से लेकर आया वहाँ ले जाके रखो, जहाँ रखना वहाँ रखो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पैदा किए हैं आपके माँ पापा और पोसे पाले हैं, और आप किसी और का हाथ लेकर के चलते हो, ये कहाँ की बात हुई। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अभी तक हम लोगों ने जिन सिक्कों को देखा था उन सबको एक साथ देख लेते हैं। तो टेराकोटा का सिक्का भी मिल गया हम लोगों को, और ये मयूर शैली भी, चमड़ा का सिक्का भी, और राजा रानी का भी सिक्का, अत्यधिक सर्वाधिक सोने का सिक्का भी देख लिए थे, और कौड़ी भी देख लिए थे, है ना। तांबा के सिक्का आजकल कौन देखता भाई, और देखने का अगर मन भी होगा तो देख लीजिएगा। रही बात चांदी का सिक्का, तो चांदी का बस वो गोरा गोरा होगा और क्या। तो सिक्का हमारा कंप्लीट रूप से खत्म हुआ। ओके, तो अगला क्लास करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।